पुर्तगालियों के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वे अरबी व्यापारियों से संपत्ति के मामले में कमजोर दिखे, लेकिन कहीं न कहीं यह आकलन अधूरा था और भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस खंड में उस घटनाक्रम का विवरण है जब वास्को डिगामा को कालीकट छोड़कर जाना पड़ा। कालीकट के समुद्री ने इशारा किया कि वास्को डिगामा सामने लगे पत्थर के बेंच पर बैठ जाए। उनके लिए फल लाए गए। आप जो भी कहना चाहते हैं हमारे दरबारियों के सामने कहिए, यह सभी मेरे विश्वास पात्र हैं, समुद्री ने कहा। महामहिम, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं यहां पुर्तगाल के राजा का दूत बनकर आया हूं। उनका आदेश है कि मैं सिर्फ आपके समक्ष ही अपनी बात रखूं। ठीक है, फिर आप मेरे साथ कमरे में आइए। समुद्री और वास्को डिगामा एक कमरे में चले गए। अंदर पहुंचकर वास्को डिगामा ने पुर्तगाल की एक झूठी बनावटी तस्वीर पेश की, ऐसी तस्वीर जिससे यह आभास ही न हो कि उसे भारत की संपत्ति में कोई रुचि है। गामा ने कहा, महामहिम, मैं पुर्तगाल के राजा मैनुएल का मुलाजिम हूं। मेरे राजा कई प्रांतों के राजा है और उनसे अधिक संपत्ति दुनिया में किसी की नहीं। उन्हें सोने चांदी की कोई तलब नहीं, क्योंकि वह तो उनके राज्य में ही अकूत है। उन्हें मात्र उस पूरब के ईसाई साम्राज्य की तलाश है जिसे ढूंढने के लिए वह 60 वर्षों से जहाज भेज रहे हैं। अगर मैं उन राजा को नहीं ढूंढ सका तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा ने खास आपसे मित्रता का संदेश भेजा है। वास्को डिगामा के जहाजी जर्नल में वर्णित इस कथन से यह अनुमान लगता है कि गामा को संदेह था कि समुद्री ईसाई ही हैं। पुर्तगाली उन्हें राजा जामोरीन पुकारने लगे थे। समुद्री ने कहा, अवश्य अवश्य, मुझे आपके यशस्वी राजा से मित्रता मंजूर है। धन्यवाद। यह बेहतर होगा कि आपके कुछ दूत भी मेरे साथ पुर्तगाल चले और आपका संदेश वह खुद दे। मेरे राजा को भी भरोसा होगा कि हम वाकई भारत पहुंचे थे। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। महामहिम, अब रात हो गई है, आपकी आज्ञा हो तो हम कहीं विश्राम करना चाहेंगे। अवश्य, मैं इसकी व्यवस्था करने कह देता हूं। आप किनके साथ रहना पसंद करेंगे? विदेशी मुसलमानों के साथ? हम तो किसी को नहीं जानते महाराज। बेहतर होगा अगर हमारी व्यवस्था अलग से की जा सके। हाँ, अलग से भी हो जाएगी, आप हमारे मेहमान हैं। वास्को डिगामा और उनके साथियों को लेकर राजा के एक मुसलमान अधिकारी राजमहल से दूर जंगलों के रास्ते ले गए। रास्ते में बारिश तेज हो गई तो वह कुछ देर अपने बंगले पर ले गए। वहां से घोड़े पर बैठकर जाने की योजना थी। चूंकि उस घोड़े में पैर रखने की जीन यानी सैडल नहीं थी, गामा असमंजस में पड़ गया कि आखिर चढ़ूं कैसे। उसने कहा कि वह पैदल ही जाएगा। विश्राम स्थल पर पहले से पुर्तगाली जहाज पहुंच चुके थे। गामा के पहुंचते ही बिस्तर लगाए जाने लगे। जहाज से कहीं तोहफे उतार लिए गए थे जो समुद्री को पेश करने थे। सुबह उठते ही गामा ने अपने तोहफे सजा कर रख लिए। 1 दर्जन यूरोपीय कपड़े, 4 लाल रंग के कंटोपे यानी हुड, 6 टोपियां, 4 मूंगे जड़े धागे, 6 हाथ धोने के पात्र, 1 डब्बा शक्कर, 2 डब्बे तेल और 2 डब्बे शहद। उसने कालीकट के वली और मुसलमान दरबारी को दिखाकर पूछा, क्या यह तोहफे हम राजा को पेश कर सकते हैं? यह तोहफे देखकर ही वो हंसने लगे। अरे, यह क्या ले आए हो? यह तो अरब का गरीब से गरीब व्यापारी न लाए। हमारे राजा सोने के अलावा कोई तोहफे नहीं लेंगे। ये किसी काम के नहीं। गामा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, सोना तो मैं लेकर आया ही नहीं। मैं तो साधारण राजदूत हूं, आपकी तरह व्यापारी नहीं। यह सब तो मैंने अपनी ओर से इकट्ठे किए हैं। मैं वादा करता हूं कि जब लौट कर आऊंगा सोने के तोहफे ही लेकर आऊंगा। अरे, तुम्हें यह रद्दी की टोकी लेकर जानी है तो जाओ, हमें क्या। आप अपने मित्रों से भी पूछ लीजिए। हाँ, अभी बुलाता हूं। सुनो भाइयों, देखो यह क्या तोहफे लेकर आया है। उन्होंने अन्य मुसलमान व्यापारियों को आवाज दी। सभी तोहफे देकर उपहास करने लगे। गामा शर्म से गड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो एक गरीब मुल्क का मुलाजिम है। उस दिन वह समुद्री से मिल नहीं सका। अगले दिन उसे राजमहल ले जाया गया,
लेकिन वहां पहले से कई मुसलमान व्यापारी मौजूद थे। गामा 4 घंटे तक राजा के दरवाजे के बाहर बस मुलाकात का इंतजार करता रहा। द्वारपाल उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे और बाकी लोग आ जा रहे थे। आखिर गामा को बुलाया गया। मैं तो कल आपकी राह देख रहा था, समुद्री ने कहा। महामहिम, क्षमा चाहता हूं, हम लंबे सफर में थक गए थे तो एक दिन आराम कर लिया। हाँ, हमें खबर मिली कि आपके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो कह रहे थे कि आपके राजा दुनिया में सबसे धनी है, समुद्री ने तंज में कहा। हम दरअसल खोज करने निकले थे। ऐसी खोज पहले भी होती रही है और असफल रही है, इसलिए महाराज हमारे हाथ तोहफे नहीं भेजते। क्या खोजने निकले थे, पत्थर या आदमी? अगर आदमी खोजने निकले थे तो फिर तोहफे क्यों नहीं लाए? मैं वादा करता हूं महामहिम कि मैं अगली दफा ढेरों तोहफे लाऊंगा। आपके राजा ने कोई चिट्ठी तो दी होगी या यूं ही भेज दिया? चिट्ठी दी है महाराज, मैं अभी पेश करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इन चिट्ठियों को कोई ईसाई ही पढ़ के सुनाए। आपके मुसलमान दरबारियों पर मुझे भरोसा नहीं। ठीक है, खुर्रम को बुलाता हूं, वह ईसाई है। चिट्ठी पुर्तगाली और अरबी भाषा में थी। पुर्तगाली चिट्ठी गामा ने खुद पढ़कर सुनाई और अरबी चिट्ठी खुर्रम ने पढ़ी और समुद्री को सुनाई। वह चिट्ठी सुनकर प्रसन्न तो हुए, लेकिन अब भी गामा पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारे जहाज पर सोने की कोई मूर्ति है, राजा ने पूछा। वह तो हमारी देवी सांता मरिया की है और सोने का बस मुलम्मा चढ़ा है। क्षमा करें, देवी की मूर्ति हम यूं किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, देनी भी नहीं चाहिए। यह बताओ, तुम्हारे देश की कुछ पैदावार है? हाँ, मक्का, कपड़े, लोहे, कांसे, कई चीजें हैं। कुछ लेकर आए हो? हाँ, आप कहें तो हम अभी लेकर आते हैं। तब तक हमारे लोगों को विश्राम स्थल में रुकने की आज्ञा दें। अरे मैं क्या करूंगा तुम्हारे मक्के और कपड़े लेकर? तुम अपने सभी लोगों के साथ जहाज पर लौट जाओ, वहीं बाजार लगाओ, बेचो और निकलो, राजा ने तल्खी से कहा। वास्को डी गामा टकासा मुंह लेकर लौट गया, लेकिन जहाज पर वापस लौटने में मुसलमानों का दल बाधा डालने लगा। उन्होंने उसे विश्राम स्थल में घेर कर रख लिया। गामा ने उन्हें कहा, मुझे कोई जाने की जल्दी नहीं। राजा ने हमें जहाज पर लौटने कहा है। अगर वह चाहे तो मुझे रोक सकते हैं, अन्यथा आप हमें जाने दें। अरे रोकना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। यह कैसी शर्त है? हम तो भूखे मर जाएंगे। उसकी हमें परवाह नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकते, मुसलमानों ने कहा। लेकिन मेरे भाई तो अभी जहाज पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके नाम एक चिट्ठी लिख कर दो, वे भी यहीं जहाज लेकर आ जाएं। वे मेरी चिट्ठी से नहीं आएंगे। उन्हें अंदेशा हो चुका होगा कि हमें पकड़ लिया गया है, गामा ने कहा। धीरे धीरे कई सैनिकों ने गामा को घेर लिया और वह बुरी तरह फंस गया। अगले दिन कालीकट के वली उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, गामा, अपने लोगों से कह दो कि जहाज का सारा माल नीचे उतार दे। राजा का नियम है कि जो भी जहाज आए वह सौदा पूरा कर ही लौटे। तुम्हें सब कुछ यहां बेच कर ही जाने की इजाजत है। जरूर, हम सारा माल यहीं उतार देंगे। मैं अभी चिट्ठी देता हूं। गामा ने माल तो उतरवा दिया, लेकिन राजा को संदेश भिजवाया कि उसे जबरन रोक लिया गया था। राजा यह सुनकर भड़क गए और आदेश दिया कि गामा को कोई हानि न पहुंचाई जाए और उसका माल खरीद लिया जाए। कुछ मुसलमान व्यापारी माल देखने आए भी, लेकिन पुर्तगाल पुर्तगाल कहते हुए थूक कर चले गए। गामा ने एक नई चाल चली। जहाज वहीं 3 महीने तक टिकाए रखा। पुर्तगाली 2-3 के समूह में उतरकर स्थानीय निवासियों से संपर्क साधने लगे। कुछ हल्की फुल्की खरीद फरोख्त कर मित्रता बढ़ाते। वे स्थानीय संस्कृति को अधिक से अधिक समझकर दर्ज करते जा रहे थे। 13 अगस्त 1498 को गामा ने समुद्री को संदेश भिजवाया। हम अब पुर्तगाल लौट रहे हैं। राजा अगर अपने किसी दूत को पुर्तगाल साथ भेज सके तो हम भी अपने 2 लोगों को यहाँ गिरवी छोड़ जाएंगे। गुजारिश है कि हमारे राजा को सबूत देने के लिए कुछ लौंग और दालचीनी भी साथ भेजें। समुद्री ने जैसे ही पुर्तगाली संदेशवाहक को देखा, चिढ़कर कहा,
यहां क्या करने आए हो? मैं कोई संदेश पढ़ने वाला मुंशी दिखता हूं? अपने कप्तान से जाकर कहो कि इतने दिनों का कर यानी टैक्स कुल 600 असरफी जमा कर जाए। उस संदेशवाहक के निकलते ही उसे कुछ आदमियों द्वारा बंदी बना लिया गया। जब यह खबर गामा तक पहुंची, उसने भी 4 दिन बाद 18 स्थानीय मछुआरों को एक नाव से पकड़कर जहाज पर बंदी बना लिया। उसने शर्त रखी कि अगर उसके आदमी को नहीं लौटाया तो उन 18 लोगों का सर कलम कर देगा। समुद्री ने उस बंदी व्यक्ति डियोगो डायस को बुलवाया और कहा, यह काम मेरा नहीं था, यह मेरे किसी बदमाश सेवक का था। मैं कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करता कि अपने घर आए मेहमान को बंदी बना लूं। तुम अपने कप्तान को संदेश भेज दो कि वह सभी बंदियों को छोड़ दे और पुर्तगाल लौट जाए। तुम यहीं रुककर अपने माल की देखभाल करो, क्योंकि सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। समुद्री ने पुर्तगाल के राजा के नाम एक ताल पत्र पर चिट्ठी लिखकर दी। आपके राज्य से वास्को डिगामा नामक व्यक्ति मुझसे मिला, मुझे खुशी हुई। हमारे राज्य में लौंग, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और बेशकीमती पत्थर हैं, जिसे आप सोने, चांदी या जवाहरात देखकर खरीद सकते हैं। वास्को डिगामा ने डियोगो डियास से चिट्ठी ली, लेकिन उसे वापस नहीं भेजा। उसके बदले 6 पुर्तगाली कैदियों को तट पर उतार दिया। एक ट्यूनिशिया का व्यापारी जो सबसे पहला मित्र बना था, वह भी गामा के जहाज पर चढ़ गया। उसके जान के पीछे कुछ मुसलमान पड़ गए थे, क्योंकि उसने गामा से दोस्ती की थी। गामा ने बंदी बनाए 18 भारतीयों को वापस नहीं किया। जब गामा के जहाज ने लंगर उठाया और जाने लगे, तो कई सैनिक आक्रमण करने आए। पुर्तगालियों ने जहाज से गोलियां दागनी शुरू कर दी और आखिर भागने में सफल हुए। गामा बड़ा बेआबरू होकर कालीकट से निकला, लेकिन उसने वहां की राजनीति को कुछ हद तक समझ लिया। वहां एक धनी राजा था जो मुसलमान व्यापारी दरबारियों से घिरा हुआ था। उसे इस समीकरण पर किसी तरह फतह पानी थी।